प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे जन्म से 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेंगे। इससे पहले पोषण, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन की क्वेश्चन हम लोग देख चुके। जो 20 क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वो दरोगा, सिपाही, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होगा। इसलिए पूरा क्वेश्चन आप देखते जाएंगे। पूरा वीडियो देखना अनिवार्य होगा। पूरा वीडियो देखेंगे, उसमें कंसेप्ट आपको मिलते रहेगा और वही कंसेप्ट परीक्षा में काम आएगा। रटन से परीक्षा में काम नहीं आता है। रट जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, लेकिन कंसेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन घुमाएगा भी तो दिक्कत नहीं होगा। तो 20 क्वेश्चन अब लोग शुरू करेंगे। कौन चैप्टर हो जाएगा? जनन तंत्र या जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो जनन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है क्वेश्चन कि जिस जैविक प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं कहलाता है। तो इसका आंसर पहले दे दें सी। देखिए, जीव अपने समान दूसरे जीव को जन्म देते हैं, ऐसी क्षमता को हम लोग कहते हैं जनन। अर्थात जनन वैसी क्रिया है जिसमें सभी जीव अपने समान दूसरे जीव को जन्म देते हैं। जैसे आदमी को जन्म देता है, कुत्ता को जन्म देता है, बिल्ली को जन्म देता है। तो इस क्रिया का नाम क्या है? जनन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग देखें सी। अब क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर है। तो 2 में है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो पहले हम आंसर देते हैं डी यानी निषेचन। इसका आंसर हो गया डी, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। देखिए, जनन को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम है अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आता है लैंगिक जनन, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेता है। अर्थात जहाँ शुक्राणु अंडाणु संयोग नहीं करते हैं तो वह जनन कहलाता है अलैंगिक जनन। अर्थात अलैंगिक जनन एक ही बॉडी द्वारा होता है। जैसे द्विखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन इत्यादि अलैंगिक जनन के टाइप्स हैं। और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब कि जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर युग्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमिट, और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट संयोग करते हैं, वो कहलाएगा लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोग होगा, लेकिन अलैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक संयोग नहीं करता है। तो आंसर हम लोग का डी में 2 का डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है कि जनक के शरीर से कलिका इनमें से किस प्रकार के जनन में निकलती है। तो आंसर लिख दें डी यानी मुकुलन। मुकुलन को लिखते हैं बडिंग। तो मुकुलन अलैंगिक जनन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि मदर बॉडी से एक उभार उत्पन्न होता है। उभार यानी प्रोजेक्शन। मदर बॉडी से एक उभार उत्पन्न होता है, इसको हम लोग कहते हैं बड। और यही बड बड़ा होकर के मदर बॉडी से टूट जाता है। मदर बॉडी कह रहे हैं जिस पर ये बड बन रहा है, मदर बॉडी से टूट करके अलग हो जाता है और ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। तो इसको कहते हैं मुकुलन। एग्जाम्पल में हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो बडिंग द्वारा। ईस्ट एक प्रकार का कवक है जिसमें बडिंग द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो 3 का हो गया डी। और क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 4, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निषेचन के बाद
अंडाशय की दीवारों से क्या बनता है? पहले आंसर इसका लिख लें, बी, यानी फल, फ्रूट। देखिए, प्लांट्स में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, तो इस क्रिया का नाम निषेचन दे रहे हैं। और निषेचन की क्रिया के बाद ओवरी पूरा फल बनाता है और ओव्यूल से बीज बनता है। पूरा ओवरी बनाएगा फल, और ओव्यूल, ओव्यूल कहते हैं बीजांड, जो बीज जो ओवरी के बीच में रहता है, अंदर में रहता है, उसको कहते हैं बीजांड, इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल से बनता है बीज। पूछता है कि निषेचन के बाद ओवरी क्या बनाता है? तो फल बनाता है। और ओव्यूल क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। तो लिख लें हम लोग कि निषेचन के बाद, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद अंडाशय यानी ओवरी से फल बनता है, तथा बीजांड से, बीजांड यानी ओव्यूल, बीजांड से बीज बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो 4 का हम लोग देखें बी, और क्वेश्चन देखेंगे अब 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो आंसर पहले लिख लें, डी। देखिए, बीजांड पहले दिखा दें कि बीजांड होता कहाँ है। तो ये पौधे के फूल में मादा भाग होता है, जिसका नाम है गाइनेसियम। और गाइनेसियम का यूनिट होता है कार्पेल। और कार्पेल का जो मुख्य भाग हो गया, जो स्त्री केसर हिंदी में कहते हैं, तो ये है ओवरी, अंडाशय, और इसी के अंदर में एक गोल सा रचना देख रहे हैं, इसका नाम है ओव्यूल, जिसको कहते हैं बीजांड। तो यही निषेचन के बाद ये पूरा ओवरी फल बनाएगा, और ये ओव्यूल है वो बीज बनाएगा। तो ओवरी का जो वाल देख रहे हैं यहाँ, ओव्यूल का जो वाल है, यह मोटा होकर के बीज का आवरण बनाएगा। चूंकि बीजांड से बनता है बीज, तो बीजांड का जो ऊपरी भाग है वो क्या बनाएगा? बीज का आवरण बनाएगा। तो ये 5 का हो गया डी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 में है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहले देख लीजिए, स्त्री केसर जब पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। एक का नाम है बाह्यदल पुंज, जिसको कहते हैं कैलिक्स। दूसरा कॉर्ला, जिसको पंखुड़ी कहते हैं। तीसरा हो गया एंड्रोसियम, जिसको पोमंग कहते हैं। और चौथा गाइनेसियम, जिसको हम जायांग कहते हैं। तो गाइनेसियम का एक यूनिट होता है कार्पेल, जिसको हम कहते हैं स्त्री केसर हिंदी में। कार्पेल को कहते हैं स्त्री केसर। ये कहलाता है स्त्री केसर कार्पेल। तो कार्पेल में कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, ये आधार की ओर, ये फूल है, इसका आधार की ओर जो देख रहे हैं चौड़ा भाग, वो कहलाता है अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी। और अंडाशय में ही एक रचना होता है जिससे बीजांड जुड़ा होता है। इस छोटा पॉइंट जैसा रचना का नाम है प्लासेंटा। प्लासेंटा हिंदी में ही प्लासेंटा लिखेंगे, प्लासेंटा। और ये जो गोल रचना देख रहे हैं, इसका नाम है बीजांड। बीजांड किससे जुड़ा हुआ है? तो प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। बीजांड को लिखते हैं ओव्यूल। इसके बाद ओवरी से ऊपर में देख रहे हैं नलकाकार रचना,
जिसका नाम है वर्तिका। वर्तिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। और लास्ट में पूछता है कि स्त्री केसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो लास्ट में वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र जिसको कहते हैं स्टिग्मा। तो ये स्त्री केसर का ये पार्ट था। इसी पार्ट में तोड़ तोड़ कर पूछता है क्वेश्चन। कभी देगा कि स्त्री केसर का मुख्य भाग कौन सा है, तो अंडाशय। फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है, तो बीजांड। कौन सा भाग फल बनाता है, तो अंडाशय। तो ये हम देख रहे थे स्त्री केसर। अब अगला हम दिखा दें पुंकेसर। इसी में दिखाते हैं आपको पुंकेसर, यानी कि स्टेमेन इंग्लिश में कहते हैं। तो फूल में नर भाग को कहा जाता है पुंकेसर और मादा भाग को स्त्री केसर। तो पुंकेसर का भी देख लें। पुंकेसर को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं स्टेमेन। STAMEN, स्टेमेन। हिंदी में पुंकेसर। ऐसे ही याद रखें कि पु माने पुरुष, पुरुष माने कि मेल पार्ट, तो स्टेमेन हो गया मेल पार्ट। ऐसे मेन जो पार्ट है पुंकेसर का वो कहलाता है पराग कोश। ये कहलाएगा पराग कोश, इंग्लिश में एंथर, ANTHER, एंथर। इसमें दाना जैसा रचना है, इसका नाम है पराग कण। पराग कण को लिखते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। और धागा जैसा रचना देख रहे हैं, इसका नाम है फिलामेंट। फिलामेंट यानी पुतंतु। तो ये पार्ट था पुंकेसर का, जो फ्लावर का मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये दोनों का हम लोग फिगर देखे। और ये फिगर से क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे पूछता है कि परागकोश किससे संबंधित है, तो पुंकेसर से संबंधित है। परागकण कहाँ बनता है, तो पुंकेसर में बनता है। इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो 6 नंबर का हम लोग सी देख रहे थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि पुंकेसर का अग्रभाग क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पराग कोश। अभी हम लोग देख रहे थे पुंकेसर यानी स्टेमेन, तो उसका मेन पार्ट दिखा रहे थे पराग कोश, और पराग कोश में दिखा रहे थे पराग कण। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 7 का, डी। अब क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखिए, 8 में है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग मादा जनन अंग नहीं है। तो एक एक करके चॉइस देख लें। पहला है शुक्रवाहिका। तो इस शुक्रवाहिका होता है नर जनन भाग, जो शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाता है। तो ये हो गया मेल पार्ट में, शुक्रवाहिका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अंग। दूसरा हो गया परिपक्व पुटक यानी फॉलिकल, ये फीमेल में होता है, जिसमें ओवम का निर्माण होता है। लेबिया माइनोरा, फैलोपियन नलिका, ये भी मादा जनन अंग से रिलेटेड है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, 8 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि नर तथा मादा युग्मक के संलग्नकों की परिणति क्या है। नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या बनता है, तो आंसर लिख लें पहले डी, यानी जाइगोट। देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के मेल को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जैसे शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं, SPERM, स्पर्म यानी शुक्राणु, और अंडाणु, अंडाणु को लिखते हैं ओवम। अंडाणु, ये जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और मिलने के बाद ये बनाता है जाइगोट।
जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज, युग्मनज। तो ये देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 10 में है कि स्त्रियों में अंडोत्सर्ग निम्नांकित में मासिक चक्र के कौन से दिन होता है? तो आंसर पहले लिख लें डी। देखिए मासिक चक्र जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन अंडोत्सर्ग होता है, मैंने ओवुलेशन होता है, मैंने अंडाणु का निर्माण होता है और ये आता है फैलोपियन ट्यूब में। तो अंडाणु का फॉर्मेशन कितने दिन के बाद होता है? 14 दिन के बाद। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का होता है। पूछता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? तो 28 दिन। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक हार्मोन उत्तरदायी है जिसका नाम है एस्ट्रोजेन। पूछता है कि मेंस्ट्रुएशन में, मासिक चक्र में कौन सा हार्मोन भाग लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन, जो ओवरी से स्रावित होता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन निकलते हैं। तो 10 का हो गया डी। अब क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित समुदायों में से किनकी प्राथमिकता निषेचन क्रिया है? तो आंसर पहले लिखें बी, मतलब पुष्पीय पौधे और जंतु। पुष्पीय पौधे जिसमें जिस पौधा में फूल लगता है तो उसमें होता है क्या? लैंगिक जनन होता है। जंतु में भी लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और पौधे का लैंगिक जनन अंग है फ्लावर। पूछता है कि पौधा में लैंगिक जनन अंग कौन है? तो फ्लावर है, और उसी में नर भाग और मादा भाग होता है। नर भाग को एंडोसियम और मादा भाग को गाइनीसियम कहते हैं। जंतुओं में शुक्राणु अंडाणु के द्वारा जनन की क्रिया होती है, जिसमें शुक्राणु अंडाणु मिल करके जाइगोट का निर्माण होता है। तो 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पराग कोश में निम्नलिखित में क्या उपस्थित रहता है? तो 12 का क्या हो जाएगा? ए। पराग कोश यानी एंथर। तो पराग कोश में दाना जैसा रचना देख रहे थे जिसका नाम है परागकण। ये हो गया पराग कोश, एंथर इंग्लिश में। और इसी में दाना जैसा रचना है, इसका नाम परागकण कहते हैं। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन हो गया। तो ये पूरा पार्ट किसका है? पुंकेसर का। पुंकेसर यानी स्टेमेन। स्टेमेन नर भाग का एक यूनिट है। अब बहुत सारे स्टेमेन मिलकर के तब एंड्रोसियम का निर्माण करता है। तो यानी कि एंड्रोसियम का एक यूनिट है स्टेमेन। अब एंड्रोसियम को कहा जाता है पुमंग। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे। 12 में ए हो गया। और 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह में है कि इनमें से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो पहले आंसर लिख लें बी। 13 का बी। ईस्ट हाइड्रा इत्यादि में जनन की क्रिया, ईस्ट हाइड्रा में जनन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। मुकुलन अभी दिखाए थे कि मदर बॉडी से एक उभार उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं बड। बड यानी मुकुल, बड कहते हैं। यही बड बड़ा हो करके मदर बॉडी से टूट जाता है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मुकुलन। तो ईस्ट एक कवक है, एक कोशिकीय कवक,
पूछता है कि ईस्ट क्या किस ग्रुप में रखते हैं, तो एक कोशिकीय कवक में रखते हैं। हाइड्रा जलीय जंतु है। हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसमें रक्त नहीं होता है। पूछता है कि कौन सा जंतु है जिसमें रक्त नहीं होता है, तो हाइड्रा जलीय होता है। तो ये देख रहे थे 13 का बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर में है कि मादा के गर्भ में पल रहे भ्रूण को समय के बहुत पहले ऑपरेशन विधि द्वारा योनि मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माने MTP। तो इसको पूरा नाम देते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP का पूरा नाम हुआ। तो इसमें जैसे भ्रूण बनता है उसी समय इसको गर्भाशय से निकाल दिया जाता है, तो ये विधि कहलाता है MTP, और ये जनसंख्या नियंत्रण का एक पार्ट हुआ। तो ये देख रहे थे 14 का बी। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है, तो पहले आंसर दे दें सी, प्रोजेस्टेरॉन। इसका नाम प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवरी से निकलता है। ओवरी में एक रचना होता है, इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम नाम है, ये ओवरी में होता है, और यहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रेगनेंसी में सहायक होता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। पूछता है कि निम्नलिखित में किसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहेंगे, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन भी ओवरी से निकलता है और उसका काम है मासिक चक्र पर नियंत्रण, और सेक्सुअल हार्मोन बोला जाता है किसको, एस्ट्रोजन को। एक है रिलैक्सिन, वो भी ओवरी से निकलता है। अब बच्चा के जन्म के समय ये गर्भाशय के नेक रीजन को चौड़ा करता है, वह है रिलैक्सिन। तो इस तरह से ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन का काम जान गए कि मासिक चक्र को नियंत्रित करना, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है फीमेल में, कौन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में सहायक होता है, और रिलैक्सिन बच्चा के जन्म के समय गर्भाशय के नेक रीजन को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके। तो तीनों हार्मोन हम लोग देख रहे थे ओवरी से। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 का आंसर सी लिखे, और अगला क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इस चैप्टर से ही बहुत क्वेश्चन रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन के डिस्कशन से जितना क्वेश्चन निकल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको भी अपना नोट करते रहेंगे, और पूरा वीडियो को शुरू से देखते जाएंगे तो कंसेप्ट बनेगा। और अब क्वेश्चन जो पूछता है वो कंसेप्चुअल पूछता है। हम लोग का जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है, सीखने वाला चैनल है, इंटरटेनमेंट वाला ये चैनल नहीं है। इंटरटेनमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे हम लोग का नॉलेज बढ़ेगा और परीक्षा में हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो परीक्षा के लिए ये चैनल आपके लिए उपयोगी है। तो ये हम देख रहे थे 15 नंबर क्वेश्चन, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
16 में है कि 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मीनोपॉज यानी ए। 16 का एक हो गया। देखिए, महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जिसको मासिक चक्र कहते हैं। तो मासिक चक्र बंद होने को कहा जाता है मीनोपॉज, मीनोपॉज कहते हैं। और मासिक चक्र 12-13 साल से शुरू होता है। तो जब मासिक चक्र शुरू होता है तब वो कहलाता है मीनार्की। मीनार्की हुआ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, ये 12-13 साल की अवस्था में शुरू होता है। और मीनोपॉज कहते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो उसको बोला जाता है मीनोपॉज। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछते रहता है, ये भी बहुत उपयोगी है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है 17 में। सत्रह में है कि नर में काउपर ग्लैंड द्वारा निकलने वाला स्राव की प्रकृति कैसी होती है? तो पहले आंसर दे दें बी, यानी क्षारीय, अल्कलाइन कहिए। देखिए, काउपर ग्लैंड क्या होता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मूत्राशय के निकट दो प्रकार का ग्लैंड होता है, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा का नाम है काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पदार्थ स्रावित करता है जिसके कारण सीमेन यानी बीर्ज में विशेष प्रकार का गंध होता है। और काउपर ग्लैंड जो है ये क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। और विजाइना में जो अम्लीय पदार्थ होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। तो अम्लीय पदार्थ को न्यूट्रलाइज करना किसका काम हो गया? काउपर ग्लैंड से स्रावित पदार्थ को, जो नेचर में क्या रहता है? क्षारीय होता है। तो ये देख रहे थे हम लोग 17। तो क्या कहे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से दो प्रकार का आपको ग्लैंड देखे, दोनों का नाम हम लोग क्रमशः बताए, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कहे कि यह एक पदार्थ स्रावित करता है जिसमें विशेष गंध होता है और एक तरह का न्यूट्रिशन भी देता है स्पर्म को। और दूसरा काउपर ग्लैंड दिखाए जो क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है, जो विजाइना में अम्लीयता को नष्ट करता है। तो इस तरह से अभी 17 क्वेश्चन हो गया। और 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि स्त्री में अंडाणु के निषेचन का मुख्य स्थल कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 का पहले हम बी लिख दें, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। या इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। और ओविडक्ट, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। तो शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलते हैं? तो फैलोपियन नलिका में मिलते हैं, जैसे ही ओवरी है। ये ओवरी है। तो ओवरी से निकलता है ओवम, ओवम निकल करके आता है फैलोपियन ट्यूब में, यही फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब में आ गया। और स्पर्म आता है शुक्राणु, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो शुक्राणु यानी स्पर्म और ओवम, ये दोनों मिल करके बनाता है जाइगोट। तो स्पर्म और ओवम का मिलना कहाँ हो गया? फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। ये ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, विजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो 18 का हम लोग देखें डी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। इसमें है कि अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि कौन है?
तो पहले आंसर हम लोग लगा लेंगे डी, 19 का डी। इसमें चॉइस में देख लीजिए क्या क्या है। तो चॉइस में है पहला मुकुलन, द्विखंडन, बहुविखंडन, इनमें सभी, तो आंसर हो जाएगा सभी। मुकुलन क्या है, तो अभी बतलाए थे कि मदर बॉडी से उभार उत्पन्न होता है, उस उभार को हम लोग बड कहते हैं या मुकुल कहते हैं। यही उभार बड़ा हो जाएगा और मदर पार्ट से टूट करके स्वतंत्र जीव हो जाएगा, तो इस क्रिया का नाम मुकुलन है। द्विखंडन, तो द्विखंडन कहते हैं कि एक जीव है इसमें संकुचन होता है, और ये संकुचित होकर दो पार्ट में टूटेगा, इसका नाम है द्विखंडन, बाइनरी फिजन, द्विखंडन। और द्विखंडन के फलस्वरूप एक जीव से कितना जीव बन गया, दो। तो एग्जाम्पल में देखते हैं अमीबा, अमीबा में द्विखंडन की क्रिया होती है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है ना, तो इसमें जनन की क्रिया द्विखंडन विधि, द्विखंडन हो गया अलैंगिक जनन का एक टाइप। और द्विखंडन की क्रिया होता है फेवरेबल कंडीशन में, माने अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति का मतलब उचित ताप हो, जल हो, उस समय द्विखंडन की क्रिया होती है। और एक होता है जैसे विखंडन, ये बहुविखंडन। तो बहुविखंडन का मतलब होता है, ये दिखा दे बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या है कि जीव है, जीव के ऊपर में एक सिस्ट बन जाता है, सिस्ट माने दीवार, और इसमें केंद्रक है, तो केंद्रक कई भागों में बढ़ जाता है, कई भाग में केंद्रक टूट जाएगा। अब प्रत्येक केंद्रक कोशिका द्रव्य से घिर जाता है। अब क्या होगा कि अंदर में एक प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर से इसका वाल टूट जाता है और नया जीव स्वतंत्र हो जाता है। तो इसको कहा जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मैंने क्या, बहुत सारा। तो एक न्यूक्लियस मान लीजिए कि 200 पार्ट में टूटा तो 200 नए जीव का निर्माण होगा, तो इसको कहा जाता है मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन। अब बहुविखंडन की क्रिया प्रतिकूल स्थिति में होती है। प्रतिकूल माने अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि जहाँ उचित ताप नहीं हो या जल का अभाव हो, तो ये हो गया इसके लिए प्रतिकूल स्थिति। तो प्रतिकूल स्थिति में बहुविखंडन, अब अनुकूल स्थिति में द्विखंडन की क्रिया होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन अब अंदर से पूछता है। तो जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा तो तब क्वेश्चन बनना संभव नहीं है। इंटरटेनमेंट तो बहुत होगा, जिंदगी भर इंटरटेनमेंट करना है, लेकिन तैयारी जो करते हैं, तैयारी कुछ दिन करते हैं, 3 महीना 4 महीना बढ़िया से तैयारी किए, इसी का रिजल्ट होता है कि रिजल्ट बढ़िया आ गया तो जीवन सफल हो जाता है और ज़िंदगी भर आराम है। तो हम 19 नंबर क्वेश्चन अभी देख रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि द्विखंडन द्वारा जनन जीवों में कौन सी परिस्थितियों में होते हैं। तो द्विखंडन अभी तुरंत बात की है हम लोग कि द्विखंडन की क्रिया अनुकूल स्थिति में और ये मल्टीपल फिजन में बहुविखंडन की क्रिया प्रतिकूल स्थिति में होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इसका आंसर ए। तो इस तरह से जनन से हम लोग 20 क्वेश्चन देख रहे थे, बहुत उपयोगी क्वेश्चन था, इसको बार बार देखते रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करते रहें, में रिजल्ट अवश्य आएगा। अपना टारगेट को हासिल करेंगे, मेहनत की बदौलत, मेहनत में कोई कमी नहीं लाएंगे। हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करें, तो फिर हम आगे 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।